पिछले लेक्चर में हमने मानव कंकाल के बारे में जानकारी कुछ हासिल की थी और हमने पिछले लेक्चर में ये भी अंत में ये कहा था कि मेरुदंड जो है इसमें लगभग 33 अस्थियां होती हैं और ये अस्थियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और इसके बीच में खाली जगह होती है, उसमें मेरुरज्जु होता है जो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और विभिन्न क्रियाओं को मतलब नियंत्रित करता है। अब आप देखिए ये अस्थियां जो हैं ये कंधे की अस्थियां हैं। इसको हम अगर इस तरह से ऐसे हाथ मोड़ते हैं तो यहाँ पर जो अस्थियां उभर कर आती हैं यही दो अस्थियां हैं, ये कंधे की अस्थियां जो कंधे को घुमाने में सहायता करते हैं। और इसके साथ ये नीचे ये देखिए ये अस्थियां कूल्हे की अस्थियां हैं, यहाँ पर इसमें ये दोनों कूल्हे की अस्थियां हैं, ये बैठने में हमारी सहायता करते हैं जैसे हम बैठते हैं। और इस अस्थियों के इनको श्रोणी अस्थियां कहते हैं, इनको ये श्रोणी अस्थियां हैं और ये कूल्हे की अस्थियां हैं और ये हम बैठने में सहायता करती हैं हमारी, जैसे हम बैठते हैं तो कूल्हा हमें सहारा देता है। आपको बताया गया था कि हमारा जो कंकाल है इसके अंदर अलग अलग अस्थियां हैं, लेकिन इन अस्थियों में जो संधियां हैं वो अचल संधि है। अचल संधि के कारण ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हिल नहीं सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये अस्थियां जो हैं ये बहुत मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, मुड़ नहीं सकती। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में एक और भी कठोर भाग है, जैसे हम अपने कान को छुएं ऊपर से तो देखिए थोड़ा सा कठोर है, लेकिन ये अस्थि की तरह से कठोर नहीं है। इसको बोलते हैं उपास्थि। नीचे के भाग में देखिए यहाँ पर, यहाँ इस भाग में ये बिल्कुल नरम है क्योंकि इसमें उपास्थि भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उपास्थि है जो इसको आकार प्रदान करते हैं और मुड़ सकती हैं और मोड़ने पर इनमें दर्द नहीं होता है क्योंकि इनके अंदर तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है। इसमें तंत्रिक अस्थियों में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और अगर ये मुड़ती हैं टूटती हैं तो हमें बहुत दर्द होता है और कठोर होती हैं ये। उपास्थि क्या है? उपास्थि भी अस्थियों की तरह से ही होती हैं और उनका कार्य भी हमारे शरीर को आकार प्रदान करने के साथ साथ गति प्रदान करना, ये भी उनका कार्य है, और अंगों की रक्षा करना। जैसे कान का जो आकार है ये आ रहा है, ये कर्ण पल्लव का आकार किस कारण है? उपास्थि के कारण है। हमारा जो ये गर्दन का ये हिस्सा है इसमें भी सभी उपास्थियां होती हैं ऐसे रिंग के आकार की, जो हमारी जो इस भाग की रक्षा करती हैं। आप देखिए प्रत्येक अस्थि के जो ये भाग होते हैं अंतिम सिरे, इनके ऊपर भी वो उपास्थियां होती हैं क्योंकि अस्थियों के अंदर तंत्रिका तंत्र है और यदि अस्थियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो बहुत अधिक तंत्रिका तंत्र के कारण हमें बहुत दर्द हो सकता है, असहनीय दर्द, लेकिन ये आपस में संपर्क में ना आए इस करके प्रत्येक अस्थि के ऊपरी सिरे पर, जैसे कोई भी अस्थि है, मान लीजिए ये अस्थि है इस तरह से, ये अस्थि और ये अस्थि के ऊपरी सिरे पर उपास्थि होती है और ये उपास्थियां जो हैं एक दूसरे के संपर्क, अस्थियों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने देती और जिसकी वजह से जो भी रगड़ लगती है आपस में मुड़ते हैं, जहाँ पर संधियाँ होती हैं और उन संधियों में जैसे ही मुड़ते हैं तो अस्थियाँ आपस में संपर्क में नहीं आती बल्कि उपास्थियाँ जो हैं वो इनको संपर्क में नहीं आने देती, जिसके कारण हमें दर्द नहीं होता है। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे उपास्थि जो है हमारे नाक के अगले हिस्से में भी होती है, हमारे इस गले की रक्षा के लिए भी उपास्थियां होती हैं। प्रत्येक अस्थि के अंतिम सिरों पर भी उपास्थियां होती हैं, कान के अंदर भी उपास्थियां हैं। इस प्रकार से शरीर में अनेक स्थानों पर उपास्थियां उपस्थित होती हैं। देखिए हमारे शरीर में जैसे हम हाथ को मोड़ते हैं ये गति किस प्रकार से होती है? इन गति का कारण है मांसपेशियां। आप अपने हाथ को इस तरह से करके यहाँ हाथ रखिए और जैसे आप ऐसे करते हैं तो आप देखिए ये भाग उभर जाता है। ये भाग उभरने का मतलब क्या है कि ये उपास्थियां क्या हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे
जितनी भी मांसपेशियां हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, और ये मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण ही गति होती है। हमारे शरीर में क्या है, मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण क्या होती है, गति होती है। मांसपेशियां, तो सबसे अच्छा उदाहरण मांसपेशियों का आपको बताया कि जैसे हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए आकार बदल जाता है, यहाँ पर मांसपेशियां सिकुड़कर इकट्ठी हो जाती हैं। मांसपेशियां जोड़े में होती हैं, एक मांसपेशी सिकुड़ती है और जिस तरफ सिकुड़ती है उसी तरफ जो है उपास्थि मुड़ जाती है, यानी कि हमारा हाथ या वो अंग मुड़ जाता है, और दूसरी तरफ की उपास्थियां जो है दूसरी तरफ की मांसपेशियां जो है वो शिथिल रहती हैं, लेकिन शिथिलता का मतलब यह है कि वो फैल जाती हैं और पतली हो जाती हैं। और जब हम वापस इसको ऐसे करते हैं तो जो शिथिल मांसपेशियां थी, यानी कि जो पतली और सिकुड़ गई थी, पतली और फैल गई थी, ध्यान दीजिए मैं दोबारा बता देता हूं कि मांसपेशियों की फैलने और सिकुड़ने के कारण गति होती है, सभी भाग मुड़ते हैं। एक मांसपेशियां जो है सिकुड़ती हैं, सिकुड़कर इकट्ठी हो जाती हैं, और हमारी अस्थियां जो है उसी दिशा में, या अंग जो उसी दिशा में गति करते हैं। उसके विपरीत जो है कुछ मांसपेशियां शिथिल रहती हैं, अर्थात कहने का मतलब वो फैलकर पतली हो जाती है। जैसे हम रबड़ को ऐसे खींच दें तो पतला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से खींचने के कारण वो पतली हो जाती है। फिर जैसे ही अब ये सीधा होने का मतलब क्या है कि जो शिथिल मांसपेशियां थी, जो मांसपेशियां फैलकर पतली हो गई थी वो सिकुड़ जाती हैं, और ये वाली मांसपेशियां जो सिकुड़ी हुई थी वो शिथिल हो जाती हैं। इस प्रकार से फिर विपरीत दिशा में गति हो जाती है। सभी गतियां इसी प्रकार से होती हैं, और हमारे शरीर के विभिन्न अंग उसी के कारण गति करते रहते हैं। तो इस आप समझ गए कि मांसपेशियां हमारी जो है जोड़े में होती हैं, यानी कि पेयर में होती हैं। एक सिकुड़ती है, उसी दिशा में गति होती है, दूसरी जो है शिथिल रहती हैं, यानी कहने का मतलब वो पतली हो जाती हैं और फैल जाती हैं। फिर विपरीत दिशा में गति करनी हो तो जो शिथिल हैं वो सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, और जो सिकुड़ी हुई हैं वो फैल जाती हैं, यानी शिथिल हो जाती हैं, तो विपरीत दिशा में गति हो जाती है। इसी प्रकार से गतियां होती रहती हैं। लेकिन सभी गतियों के लिए एक ही प्रकार की मांसपेशियां उत्तरदायी नहीं है। जैसे हाथ को आगे पीछे करने के लिए हमारे ये मांसपेशियां उत्तरदायी हैं, ये सिकुड़ेंगी तो हमारा हाथ इधर गति करेगा। उंगलियों के लिए ये नहीं है। उंगलियों के लिए यहाँ की मांसपेशियां जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मांसपेशियां जो है, यहाँ की मांसपेशियां ये फैलती और सिकुड़ती हैं तो उंगलियां गति करती हैं। यहाँ पर कोई असर नहीं होता इनका। जब ऐसे गति होती है तो यहाँ पर कोई ये फैलती सिकुड़ती नहीं है, तो ये फैलती और सिकुड़ती हैं। और जब उंगलियां गति करती हैं तो ये मांसपेशियां जो है फैलती और सिकुड़ती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना कार्य हर रोज़ करते रहें। अगले लेक्चर में हम विभिन्न जंतुओं में किस प्रकार की गतियां होती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।